मैं प्रहलाद सर हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पढ़ रहे थे क्रिया, पिछला वीडियो में हमने शुरू किया था क्रिया का टॉपिक, और क्रिया में आपको दो आधार बताए थे, यानी दो आधारों पर क्रिया के भेद बताए थे। एक तो क्रम के आधार पर और दूसरा बताया था प्रयोग, रचना या अन्य आधारों पर। तो दो आधारों पर बताया था, दो आधारों पर, ये तो क्रम के आधार पर और दूसरा पहला बताया था क्रम के आधार पर और दूसरा बताया था प्रयोग, रचना या अन्य आधार पर। तो ये हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्रम के आधार पर दो भेद बताए थे, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो क्रम के आधार पर हमने पढ़ लिया है। फिर आपको एक मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया भी बताई। इसके बाद में है प्रयोग या रचना के आधार पर। तो हम प्रयोग या रचना के आधार पर अब आगे पढ़ेंगे। तो पहला है, दूसरा प्रयोग, रचना या अन्य आधार पर क्रिया के। तो हम पढ़ रहे हैं प्रयोग, रचना या अन्य आधार पर क्रिया के भेद, और इसमें होते हैं एक संयुक्त क्रिया, दूसरी होती है नाम धातु क्रिया, तीसरी होती है प्रेरणार्थक क्रिया, और चौथी होती है पूर्वकालिक क्रिया। पांचवी होती है आज्ञार्थक क्रिया, और छठवीं होती है सजातीय क्रिया। तो ये प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद है। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, परिणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, आज्ञार्थक क्रिया और सजातीय क्रिया। हम पहले पढ़ेंगे अब संयुक्त क्रिया। पहले कौन सी पढ़ेंगे? संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया कौन सी होती है? संयुक्त क्रिया की परिभाषा होती है जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के
मेल से बनी जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनी हो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। यानी इसमें दो क्रिया हो सकती है या दो से अधिक भी हो सकती है। तो दो से अधिक क्रिया भी हो सकती है और वो क्रियाएं अलग अलग भिन्नार्थक भिन्न भिन्न अर्थ में, यानी तीनों का अर्थ अलग अलग होगा। भिन्नार्थक अर्थ में वो क्रियाएं आती है, इसलिए ये कौन सी हो गई? इन तीन दो या दो से अधिक क्रिया हो सकती है, लेकिन उनका अर्थ क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। जैसे एक उदाहरण देखो, जैसे मनीषा ने मिठाई खा ली होगी। मनीषा ने मिठाई खा ली होगी, तो इसमें क्रियाएं कौन कौन सी है? खा तो खाना, खाना क्रिया। ली लेना क्रिया और होगी यानी होना क्रिया। इस वाक्य में तीन क्रियाएं हैं, यानी भिन्न भिन्न तीन क्रियाएं, खाना, लेना और होना। इसलिए परिभाषा में क्या लिखा है कि दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनी क्रिया को क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो इसमें है ना तीन क्रियाएं हैं और तीनों भिन्न भिन्न अर्थ की है, इसलिए कौन सी क्रिया हुई? संयुक्त क्रिया। फिर अगले है दो नंबर है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया कौन सी होती है? जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, आदि के धातु के समान, धातु की तरह प्रत्येक धातु की प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के पीछे धातु की तरह प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा से बनी क्रिया कौन सी? संज्ञा है रंग,
और इससे बनने वाली क्रिया क्या होगी? रंगना। शब्द कौन सा है? रंग। और ये क्या है? संज्ञा शब्द है, जिसे क्रिया क्या बनेगी? रंगना। संज्ञा शब्द है बात, क्रिया क्या बनेगी? बतियाना। इसी प्रकार सर्वनाम से बनने वाली सर्वनाम है अपना, इसे क्या बनेगा? अपनाना। एक शब्द है जैसे निज, क्या बनेगा? निजता। इस प्रकार की जो सर्वनाम से बनने वाली क्रियाएं। इसी प्रकार विशेषण से बनने वाली कौन सी क्रिया है? जैसे गरम, और बनेगा इसी क्रिया कौन सी बनेगी? गर्मा। तो जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि की धातु की तरह परतें जोड़कर जो बनाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो ये हो गई नाम धातु क्रिया। इसे आगे है तीसरी, वो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसमें क्या होता है? जो क्रिया, उसमें क्या होता है? स्वयं का भाव नहीं होता है, किसी से प्रेरणा देकर कार्य करने का बोध होता है। यानी जो इसमें काम करता स्वयं नहीं करता है, लेकिन किससे ऐसी प्रेरणा दी जाती है कि इस कार्य को करना है। इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसको कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। इसकी परिभाषा होती है, जब क्रिया से ये पता लगे कि जब क्रिया से यह पता लगे कि जब क्रिया से यह पता लगे कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा या आज्ञा या अनुमति देता है, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी जिसमें जब क्रिया से पता लगे कि, यानी उस क्रिया से यही पता लगता है, क्या पता लगता है? कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करने की प्रेरणा देता है या अनुमति देता है,
इस प्रकार का भाव होता है, उसे कौन सी कहते हैं? प्रेरणार्थक। इसका उदाहरण है जैसे बच्चे को सुला दो, बच्चे को सुला दो। तो ये क्या है? प्रेरणा की जाएगी, किसी को कहा जा रहा है कि बच्चे को क्या करो? सुला दो। या फिर मजदूर या मजदूर से गड्ढा भरवा लो। तो इससे क्या है? किसका बोध हो रहा है? प्रेरणा देने, किसी को बताने का। तो इसमें मजदूर से गड्ढा भरवा लो, तो स्वयं कार्य नहीं कर रहा है करता, किसी दूसरे को, अन्य को क्या है इसके बारे में प्रेरणा दे रहा है, इसलिए क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। तो ये कौन सी होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। चौथी होती है पूर्वकालिक क्रिया। चौथी क्रिया कौन सी होती है? पूर्वकालिक क्रिया। इसमें क्या होता है? जब वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त होती हुई, यानी दो क्रियाएं साथ में हो, लेकिन उसमें क्या हो? एक क्रिया पूर्ण होने के बाद में दूसरी क्रिया शुरू होती हो, ऐसा बोध होना, इसे क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक। जो पहले संपन्न हो गई उस क्रिया को क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं और एक क्रिया संपन्न होने के बाद दूसरी क्रिया, एक क्रिया क्या होती है? संपन्न हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, और इसके बाद दूसरी क्रिया आती है। तो जो पहले संपन्न होती है उस क्रिया को क्या कहते हैं? जो पहले संपन्न हुई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया पहले संपन्न हुई है इस क्रिया को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी उसमें क्रियाएं कितनी होगी? वाक्य में दो क्रियाएं होगी। तो पहले एक क्रिया के संपन्न होने के बाद में जो दूसरी क्रिया आती है, जो पहले संपन्न हो गई उस क्रिया को क्या कहते हैं? यानी पूर्वकालिक क्रिया। जैसे हम पढ़कर
सो गया। राम पढ़कर सो गया, यानी एक कार्य पूर्ण कर लिया। और आगे जो दूसरा कार्य करने जा रहा है, एक कार्य पूर्ण करने के बाद में अगला कार्य करता है, तो जो पहले पूर्ण कार्य हुआ उस क्रिया को क्या कहते हैं? पूर्व कालिक क्रिया। और इस क्रिया के पीछे क्या जोड़ते हैं? कर या के या करके, ऐसे शब्द लगा कर क्रिया को वाक्य में लिखा जाता है। यानी जिसके पीछे कर के और करके आता है वो किस क्रिया में आते हैं? पूर्वकालिक क्रिया में। जैसे एक और उदाहरण, लड़का पुस्तक पढ़कर जाएगा। तो इसमें क्या है? एक कार्य पूर्ण हो रहा है, यानी एक क्रिया पूर्ण होने के बाद में अगली क्रिया आ रही है। यानी एक क्रिया संपन्न हो जाती है, उसके बाद दूसरी क्रिया आती है जो पूर्ण संपन्न हुई है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है। आगे वाली क्रिया है 5वीं अज्ञात। आगे कौन सी क्रिया है? अज्ञात। अज्ञात क्रिया है जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा अनुमति और प्रार्थना के लिए किया जाता है, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? आज्ञा, यानी आज्ञा दी जाती है। जैसे तुम सब विद्यालय से चले जाओ। इसमें क्या है? बच्चों को आज्ञा दी जाती है, आज्ञा का भाव है कि तुम सब विद्यालय से चले जाओ। तुम कल जयपुर जाओ। तुम कल जयपुर जाओ, यानी इसमें क्या है? आज्ञा दी जा रही है या प्रार्थना की जा रही है। इस प्रकार का भाव या बोध हो, उसे क्या कहते हैं?
आज्ञा तक, यानी इसमें क्या किया जाता है, आज्ञा दी जाती है या अगले से अनुमति ली जाती है या फिर क्या की जाती है, प्रार्थना की जाती है। इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं, आज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। अब एक छठी क्रिया है सजातीय क्रिया। क्रिया वो है सजातीय क्रिया। जिस क्रिया यानी जिस क्रिया से क्या होता है, वाक्य में कर्म और जिस वाक्य में कर्म और क्रिया, कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु के हो, कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बने हो, उसे सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया कहते हैं। यानी उसमें क्या होता है, कर्म भी तो उसी का होता है और क्रिया भी उसी धातु से बने होते हैं, तो दोनों एक ही धातु से बने होने के कारण वो क्या हो गए, सजातीय हो गए, यानी एक ही जाति के हो गए। जैसे भारत में लड़ाई लड़ी, तो इस वाक्य में क्या है, भारत ने लड़ाई लड़ी, तो इनका दोनों का धातु एक ही है, लड़ना। लड़ाई का भी क्या है, धातु क्या है, लड़ना, और लड़ी का भी मूल धातु क्या है, लड़ना। इसलिए दोनों कर्म और क्रिया दोनों किससे, एक ही धातु से बने होने के कारण ये कौन सी क्रिया हो गई, सजातीय क्रिया हो गई। इसी के साथ हमारा क्रिया का टॉपिक पूरा होता है। आपको जितना इस टॉपिक में पढ़ा दिया गया है उसका विषय तो होमवर्क किया हुआ है, लेकिन उनको साथ में जो कमियां हैं या कुछ रह गया है बाकी है वो भी साथ में लिखना है और इसकी तैयारी करनी है, पढ़ना है। थैंक यू।